सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं हिंदी, सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। सामान्य हिंदी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कह रहे थे कि सर सामान्य हिंदी हमें समझाया जाए, सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है, कैसा मॉडल पेपर आता है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये मॉडल पेपर जो है वो एमडीएसयू के लिए है। एमडीएसयू के लिए पूरा है, लेकिन इसमें जो ग्रामर के जो प्रश्न है, व्याकरण के जो प्रश्न है, वो तो सभी के लिए समान है। तो सभी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं, लेकिन एमडीएसयू के लिए हूबहू पेपर है। एमडीएस वालों को तो इसमें फायदा होगा, और अन्य विद्यार्थी जो देख रहे हैं उनको तो होगा ही होगा, क्योंकि उसे भी व्याकरण के सवाल तो उनके भी आते हैं। तो एमडीएसयू के लिए एक स्पेशल बनाया गया है, ऑल राजस्थान के लिए भी बनाए गए हैं इससे पहले। यानी ये तीसरा मॉडल पेपर है। कौन सा है? ये तीसरा मॉडल पेपर है जिसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। यानी इससे पहले एक आपके पहले जारी किया गया, दूसरा जो है वो एमसीक्यू वाला जिसमें आपके एबीसीडी आते हैं, उस तरह का मॉडल पेपर जारी किया गया। और अब मैं एक और इसी प्रकार का एक मॉडल पेपर जारी कर रहा हूं, जो एमडीएसयू के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें कि आपको कैसा लगता है। जरूर कमेंट्स में जाकर के बताइएगा। और अब आपको मैं अगला जो होगा अपना पड़ाव, उसमें जनरल हिंदी सारांश एक वीडियो आएगा, जनरल हिंदी सारांश, जिसमें आपके जो किताब के जो पाठ है उन सभी पाठों का एक वीडियो में सारे में मैं सारांश बताने का प्रयास करूंगा, ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए तो वो प्रश्न आप आराम से लिख सके। क्योंकि परीक्षा में लगभग 50 अंकों की पुस्तक भी आती है और 50 अंकों की वो आती है। अभी तो आपके जैसे मान लो इस साल का जो आधा पेपर करने का है, तो उसमें आपको 1.3 यानी जैसे मान लो 1.5 घंटा दिया हुआ होगा, आपके पेपर में लिखा हुआ होगा कि आपको इसमें 50 अंकों के सवाल करने हैं। ठीक है, 1.5 घंटे में ही करना है, तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में ही करना होगा। लेकिन ये पेपर तो कॉमन है, यानी जैसे आने वाला समय में जो विद्यार्थी है उनके लिए भी समान ही है। क्यों? क्योंकि ये 100 नंबर का इसीलिए बनाया गया है ताकि आने वाले विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो जाएं। तो आपके जो 1.5 घंटे का लिखा हुआ तो 1.5 घंटे का हो जाएगा भाई। 3 घंटे के 1.5 घंटे में क्या फर्क है? फर्क यही है कि आपको इसमें से 50 अंकों के सवाल करने हैं और उनको पूरे सवाल करने हैं, बस बात यह है। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर और कैसा पेपर है। देखिए, ये जो पेपर है, सबसे पहले आती है आपके व्याख्या। निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, जिसमें से 2 पद्य की आती है और 2 ही गद्य की आती है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है कि नीलांबर परिधान हरितपट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रभा फूल तारे मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। आपको इसकी व्याख्या करनी है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के लिए आपके मैं बता दूं आपसे कि मान लो इसका लेखक कवि याद नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? आपको ये पता है कि भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया, ये तो इस कविता में आपको पता चल ही रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी में से उद्धृत है। इस व्याख्या में या इस प्रसंग में या इस काव्यांश में भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। अगर मान लो लेखक का याद नहीं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये 10 अंकों की व्याख्या है, 10 अंकों की व्याख्या है, तो इसमें क्या होता है कि 3 + 4 + 3 इस प्रकार होता है। अगर 3 अंक इसके मिल जाते हैं, 4 अंक व्याख्या के हो जाते हैं और वापस 3 अंक जो विशेष के दिए जाते हैं, तो फिर इसके 3 अंक नहीं कटेंगे आपके, सिर्फ एक ही अंक कटेगा, 2 अंक आपको मिल जाएंगे, गुंजाइश ये रहती है। तो आप क्या करें, जैसे मान लो लेखक याद नहीं है, वायदे में कई बार याद नहीं भी रहता है, तो आपको आपकी किताब तो याद ही कि ये हिंदी व्याकरण, ये हिंदी सामान्य हिंदी में से लिया गया है, तो आप वैसे लिख सकते हैं। तो अब हम जैसे मान लो इसको देखें, तो ये जो है आपके मैथिली शरणगुप्त की एक कविता लिखी हुई है भारत वंदना, उसमें से लिया गया है। तो इसको तो आप सीधा लिख ही सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यावतरण मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखित कविता या विरचित कविता भारत वंदना से लिया गया है। इसमें मातृभूमि के सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करके देख लेते हैं। देशभक्ति की भावना को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि हमारे देश, हमारा है मातृभूमि, तुम्हारे हरियाली रूपी अधो वस्त्रों से ये आवृत तुम्हारा शरीर आकाश रूपी नीले वस्त्र से सुशोभित हो रहा है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है,
यानी ये जो तुम्हारा सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर है। सूर्य और चंद्र, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है। सूर्य और चंद्रमा तुम्हारे मुकुट है और मेखला रत्नाकर है। यानी आपका जो पर्वत है, समुद्र जो है, वो तुम्हारी मेखला अर्थात करधनी है। मेखला का अर्थ होता है करधनी बना हुआ है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है। नदियां प्रेम का प्रवाह है, फूल तारे मंडन है, अर्थात धरती पर प्रवाहित होने वाली नदियां तुम्हारे प्रेम का प्रवाह कर रही है या प्रवाहित रूप है। और नदियों में बहता हुआ पानी मातृभूमि के हृदय में उमड़ने वाला प्रेम है। फूल तारे मंडन है, फूल तारे मंडन है का अर्थ है कि यहाँ पर जो ये जो खिलने वाले जो ये आकाश में अवस्थित जो तारे हैं, आकाश में अवस्थित जो तारे हैं वो तुम्हारे सिर में गुथे हुए फूल के समान लगते हैं। बंदी जन खग वृंद, और यहाँ के जो पक्षियों का समूह है वो आपके भाट की तरह लगते हैं, आपके प्रशंसक है। शेष फन सिंहासन है, और सिंहासन अर्थात शेषनाग की फन है, वो तुम्हारा सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस वेश की, बादल भी आपके इस सौंदर्य का अभिषेक करते हैं। यानी हे मातृभूमि, तुम्हारी ऐसी आकर्षक और रमणीय छवि पर हम न्यौछावर हो जाते हैं। प्राकृतिक उपादानों से सुसज्जित होने वाले वास्तविक अर्थ और सगुण साकार मूर्ति तुम ही हो, तुम्हें सदा नमन है। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। अगर आप इसे विशेष में लिखे तो इसमें मातृभूमि की वंदना की गई है, और इसके अलावा इसमें यानी उल्लाला छंद, रोला और उल्लाला दोनों का प्रयोग हुआ है। रोला और उल्लाला छंद का प्रयोग हुआ है, जिसे हम छपे छंद कह सकते हैं। इसमें रोला और उल्लाला का प्रयोग हुआ है। और इसमें फूल तारे मंडल है, नदियां प्रेम प्रभा, बंदी जन खग वृंद। इस प्रकार ये आप इन उत्पादनों से आप लिख सकते हैं। मैं तो पंथी बाधाओं की संघर्षों की राह का, मैं तो पंथी बाधाओं का संघर्षों की राह का, घने तिमिर में नई किरण का एक मधुर विश्वास हूँ। जन्मा जन्मा जब मानव ने सोचा बात नए निर्माण की, बड़ा बड़ी जो सुख लिप्सा वैभव के उत्थान की, मैं रहता हूँ रक्त श्वेत में मनमोहक श्रृंगार कर। यानी ये कविता है। अगले में लिखा है कि चलता हूं मैं तूफानों में नित देखे अंगार पर, मध्यधार के मत वाले यौवन से मेरी प्रीत है, लहर लहर के डर के तट से मिलने का उल्लास हूं। ये कविता है आपके श्रम जो कविता लिखी हुई है आपका, और उनके लेखक का नाम है आपके दया कृष्ण की लिखी हुई है। दया कृष्ण जो है, दया कृष्ण की कविता है श्रम, उस कविता से लिया गया है। और इसमें कवि ने श्रम की महत्ता बताई है, अर्थात मेहनत की महत्ता बताई है। और कवि क्या कहता है कि मैं तो पंथी बाधाओं का, राधा कवि दया कृष्ण जी कहते हैं कि मैं श्रम की बाधाओं और अवरोधों के रास्तों से संघर्ष का राहगीर हूं। मैं तो पंथी बाधाओं का संघर्ष की राह, अर्थात संघर्षों की राह पर चलने वाला राहगीर हूं। घने तिमिर में नई किरण का एक मधुर विश्वास हूं, अर्थात भयंकर अंधकार में भी एक विजय की किरण देखने वाला और एक विश्वास, अपने स्वयं पर विश्वास रखने वाला हूं। जन्मा जब मानव ने सोची बात नए निर्माण की, जब मनुष्य ने जन्म लिया था तब नया निर्माण करने की बात सोची थी। अर्थात कुछ नया निर्माण, मानव जब कोई नया निर्माण करता है तब श्रम का जन्म होता है। बड़ा बड़ी जो सुखलिप्सा वैभव के उत्थान की, और जब मानव यहाँ जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर आया तो आने के बाद में उसकी सुख लिप्सा अर्थात जो सुविधाएं और भौतिक सुविधाएं हैं उनकी तरफ उनका मन बढ़ गया। वैभव के उत्थान की मैं रेखता हूँ रक्त श्वेत से मन को श्रृंगार कर। कवि कहता है कि मानव ने जब यानी उत्तरोत्तर सुख है, लोभ है, वैभव है, इसका उत्थान करना चाहा तभी मेरा जन्म हुआ। मेरा स्वरूप हमेशा खून पसीने के श्रृंगार में रहता है। मैं रहता हूँ श्वेत से मनमोहक श्रृंगार कर, अर्थात मैं हमेशा खून पसीने का श्रृंगार करता रहता हूँ, और मैं हमेशा भयंकर तूफानों में भी, यहाँ क्या लिखा देखिए, चलता हूं मैं तूफानों में नित्य के अंगार पर, और मैं हमेशा भयंकर तूफानों में भी दहकते हुए अंगारों पर चलता रहता हूं, अर्थात मैं हमेशा मेहनत पर विश्वास करता हूं। मध्यधार के मत वाले यौवन से मेरी प्रीत है, मध्यधार के मत वाले यौवन से मेरी प्रीत है, अर्थात
ये कहते हैं कि अर्थात कितना भी भयंकर हो उस पर भी मैं चल करके नित्य विकास सोपानों को प्राप्त करता हूँ, और जो मत वाले यौवन मझधार में ले जाने से या ले जाने में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष से मेरा प्रेम है। यानी मुझे बाधाओं में चलने में प्रेम है। लहर लहर के डटते तट से मिलने का उल्लास हूँ, और मैं हमेशा क्या करने वाला हूँ, यानी मैं मेरा अत्यंत प्रेम रहता है, क्योंकि वह प्रत्येक तरह से टकराते हुए और विजित करने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों को विजित करता है, और हमेशा अपने ऊपर और अपने बल पर तट से मिलने का के लिए उल्लास रहता है। लहर लहर के डर में तट से मिलने का उल्लास हूँ, अर्थात मैं हमेशा तीर से मिलने का, अर्थात मेरी जो भावनाएं है वो हमेशा धरातल से जुड़ी हुई है। मेरी भावनाएं है वो हमेशा धरातल से जुड़ी हुई है। चाहे मैं कितना ही ऊंचा गगन को छू लूं, लेकिन मेरे जो पैर है वो धरातल पर रहने वाले हैं। मैं मेहनत में विश्वास करने वाला हूँ। इसमें अगर विशेष लिखेंगे तो इसमें श्रम का महत्व क्या है, श्रम के महत्व का वर्णन किया गया है। दूसरी बात, इसमें यानी खड़ी बोली का और तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। लहर लहर, देखिए लहर लहर में इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक आता है आपके इस प्रकार का गद्यांश, और गद्यांश भी 10 अंकों का ही होता है। अब ये जो है वो कहां से लिया गया, देखिए इस देश में जो जिसके लिए प्रतिबद्ध है वह है उसी से नष्ट कर रहा है। लेखक की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध लोग ही लेखक की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध इस आंदोलन के लोग ही सहकारिता को नष्ट कर रहे हैं। सहकारिता तो एक स्पिरिट है, सब मिलकर सहकारिता पूर्वक खाने लगते हैं और आंदोलन को नष्ट कर देते हैं। समाजवाद को समाजवादी रोके हुए हैं। अब इस पाठ में आपने देखा होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो ये पाठ आपके कहां से लिया गया है, ये पद्यांश आपके उस पाठ में से है, गद्यांश उस पाठ में से है। कौन सा? ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो लिखा हुआ है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र आपके लिखा हुआ किसका है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र लिखा हुआ है हरिशंकर परसाई का। किसका लिखा हुआ है? हरिशंकर परसाई का। तो आप अगर प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग में यदि हरिशंकर परसाई याद नहीं है तो आपको यही लिखना है कि सामान्य हिंदी के गद्यांश से उद्धृत है। और इसमें लेखक ने क्या बताया है? इसमें लेखक ने भारतीय राजनीति की जो विसंगतियां हैं उन पर व्यंग्य किया है। अब इसका जो वर्णन है वो तो आप कर ही रहेंगे वैसे ही। अगला जो है, मार्ग के 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, लक्ष्मा हंसकर, वो लक्ष्मा वाला पाठ है इसका, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ उसमें से है, तो ये आप कर ही लेंगे। अगला देखिए, ये एक प्रश्न दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको आप याद करेंगे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध में भारतीय राजनीति की विसंगतियों पर प्रहार किया गया है, कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा विजयदान था कृत सावचेती जो कहानी है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है। सावचेती वो सियार सियारने वाली कहानी, उसका आपको सारांश लिखना है। इसके अलावा आपके प्रश्न बन जाता है कि मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित भारत वंदना कविता का मूल भाव लिखना है। भारत वंदना कविता, अब भारत वंदना है, अब नाम भारत वंदना है, तो भारत वंदना है तो आपको क्या करना है? भारत वंदना में आपको क्या करना है? भारत वंदना में तो आपको भारतीय प्रशंसा लिखनी है और मातृभूमि के महत्व का कारण बताइए। भारतेंदु द्वारा विरचित जो कविता गंगा है, उस गंगा कविता में गंगा की शोभा का वर्णन भी हमें करना है, वो भी आप किताबों में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इन 5 शब्दों का शुद्ध करके लिखिए, शुद्ध करके लिखना है। देखिए गीतांजलि जो शब्द है इसमें छोटी ली आती है, बाकी तो गीतांजलि ऐसा आता है, ठीक है। अतिथि, वो अतिथि होता है, अतिथि। श्रृंगार में ये एक ही पांख होती है उसमें, देखिए इसमें ये दोनों दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, ये नहीं होता, केवल इतना ही होता है, ये ध्यान रखना। श्रृंगार, रचयिता में रचयिता होता है, क्या होता है? रचयिता होता है। अंतर्ध्यान में अंतर्धान होता है, क्या होता है? अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता। और छिद्रान्वेषी में क्या होता है? छिद्रान्वेषी होता है, क्या होता है? छिद्रान्वेषी, ये से कौन सा? से मूर्धन्य होता है। कवित्री में कवयित्री होता है, कवयित्री, ऐसे कवयित्री। उज्ज्वल में दोनों जय आते हैं इस प्रकार, 2 जय छोटे छोटे आते हैं, उज्ज्वल इस प्रकार होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आ जाता है आपके, निम्नलिखित
में से किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। उसने हाथी पर काठी बांध दे, काठी नहीं, हाथी पर होदा रखा जाता है, तो इसको लिखो, उसने हाथी पर होदा रख दिया है। क्या रख दिया है? होदा। यह पुस्तक यह सबसे सुंदरतम कमीज है। सुंदरतम नहीं है, या तो आप लिखो यह सुंदरतम कमीज है, या यह सबसे सुंदर कमीज है। तो आप इसे लिखिए, यह सबसे सुंदर कमीज है, सबसे सुंदर कमीज है। मीरा भक्त कवित्री थी, मीरा भक्त कवयित्री थी, कवयित्री लिखना है, कवयित्री, कवयित्री, इस प्रकार कवयित्री। नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है, नवरस नहीं, नवरसों में हो जाएगा ये, नवरसों में, नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ, बंदर को काट कर गाजर नहीं खिलाना है, बंदर को गाजर काट कर खिलाओ। बंदर को काट कर गाजर खिलाओ नहीं, यानी बंदर को गाजर है वो काट कर खिलाओ। यहां ये गाजर इधर आ जाएगा, ये काट कर खिलाओ इधर आ जाएगा। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। और उज्जवल में देखिए, इसमें ये जय कौन सा, देखिए अब इसमें देखिए पूरा सही लग रहा है, लेकिन इसमें ये देख लिए त्रुटि मिस्टेक आ गई ना, तो इसमें ये जय हो जाएगा उज्जवल, ऐसे त्रुटि, इसमें व्याकरणिक त्रुटि रह जाती है। रविवार के दिन तो सभी जगह अवकाश होता है, रविवार के दिन तो सभी जगह अवकाश होता है, तो इसे ऐसे लिखना है कि रविवार को सभी जगह अवकाश, रविवार को, रविवार के दिन नहीं, रविवार को, रविवार दिन ही है, रविवार को सभी जगह अवकाश होता है। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल है वो स्वर्ण युग माना जाता है। इसी प्रकार अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के समानार्थक शब्द लिखने अंग्रेजी में। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दावली। अगर कहीं मिस्टेक रह जाती है, आपको लगती है, तो मुझे लिख के बताइएगा, आपका स्वागत रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में बोलना कुछ होता है, बोल दिया कुछ जाता है, इसलिए आप बताइएगा। और ग्लोसरी इनिशियल का अर्थ होता है लघु हस्ताक्षर, और जॉब का अर्थ होता है कार्य, लीज का अर्थ होता है पट्टा, और लाइसेंस का अर्थ होता है अनुज्ञप्ति, हिंदी में इसको अनुज्ञप्ति ही कहते हैं। टोल टैक्स का अर्थ होता है पथ कर, और सेक्शन का अर्थ होता है अनुभाग, और कैलकुलेटर का अर्थ होता है संगणक होता है, या गणक होता है, गणना करने वाला। अब इसमें देखिए आपके इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्द युग्म का अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। अर्थभेद स्पष्ट करना है, आगम और अगम। आगम का अर्थ, एक तो अगम होता है, इसमें आगम आगम नहीं है, ये अगम है, आगम और अगम। अगम का अर्थ होता है जहां पे संभव नहीं होता है, जाना संभव नहीं। आगम का अर्थ होता है वेद पुराण। क्या होता है? पुराण। आगम यानी पुराण या आगमन, ये दोनों होते हैं। और चिर और अजिर, चिर, चिर किसे कहते हैं और अजिर किसे कहते हैं? देखिए, चिर का अर्थ होता है, अजिर का अर्थ होता है आंगन। क्या अर्थ होता है? आंगन होता है। और चिर का अर्थ होता है लंबा या प्राचीन। चिर का अर्थ क्या होता है? लंबा या प्राचीन होता है। और इसके अलावा अगला है, देखिए, कपिस और कपीश। कपिस, कपिस यानी इस कपिस का अर्थ होता बुरा होता है, और कपीश यानी, कपिस एक तो बाली को कहते हैं और एक सुग्रीव को कहते हैं। बुरा कह दो, इसको आप बादामी भी कह सकते हो, कपिश यानी बादामी, बुरा। और इस कपिस का अर्थ होता है बाली सुग्रीव या हनुमान सुग्रीव। हनुमान का नाम भी कपिस था, और सुग्रीव को भी कपिस कहा जाता। तरणी और तरणी, इस हणी जो छोटी होती है इसका अर्थ होता है सूर्य, और हणी जिस बड़ी होती है उसका अर्थ होता है नाव। आवरण और आमरण, आभरण, आभरण और आमरण। आभरण का अर्थ तो होता है आभूषण। क्या अर्थ होता है इसका? तो होता है आभूषण। और आमरण का अर्थ होता है मृत्यु तक। क्या अर्थ होता है? मृत्यु तक। अगर
पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कृतज्ञ और कृतज्ञ, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है? उपकार मानने वाला। और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। ये तो दोनों विलयन शब्द है, उपकार न मानने वाला। आदि और आदि, आदि और आदि। देखिए, आदि का अर्थ होता है आदि। इसका ये बड़ी जो है, इस आदि जो इसमें बड़ी है, इसका अर्थ हो जाता है अभ्यस्त, अभ्यस्त। और इस आदि का अर्थ हो जाता है प्रारंभ। क्या हो जाता है? प्रारंभ। उपल और उत्पल। उपल तो पत्थर को कहते हैं और उत्पल कहते हैं कमल को। किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो आप समझ गए। यानी जैसे जैसे चिर, अजिर, शीघ्र या नवीन। चिर का अर्थ होता है नवीन और या शीघ्र। चिर का अर्थ शीघ्र या नवीन भी कहते हैं। अजिर का अर्थ होता है आंगन। अजर भी आ जाता है इसमें कई बार। अगला देखिए, ये आपके पलवन करना है। पलवन का अर्थ होता है इनका विस्तार लिखना है। पराधीन सपनों सुख नहीं, सोच विचार देखो मन में। जो पराधीन होते हैं उसे सपने में भी सुख नहीं होता। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, अर्थात मान सम्मान के साथ कोई काम करते हैं तो वह अमर हो जाता है। जैसे देवताओं ने जब मान मनवार करके और भोलेनाथ शिव शंकर को जहर पिलाया था, तो वो मान पूर्वक जहर पी गए थे और वो जगदीश कहलाए थे, अर्थात संसार के स्वामी कहलाए थे। और बिना मान जो है, राहु ने अमृत पिया था। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। और राहु ने अमृत पी लिया था जो कि बिना मान मनवार के, तो उनकी गर्दन काटनी पड़ी। क्या हुआ? शीश काटना पड़ा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात काम हो जाने के बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन के हारने से ही हार होती है और मन के जीतने से, अर्थात मन में विश्वास होता है तो हम निश्चित ही जीत जाते हैं। अब ये आता है आपके प्रश्न। दो वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए जिसको हम अंग्रेजी में वन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वन वर्ड कहते हैं। तो इसमें है यज्ञ में जलाने की लकड़ी जिसको समिधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समिधा कहा जाता है। जो इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सके उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। पर्वत के नीचे की जो तलहटी भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। वैसे क्षितिज आपने देखा होगा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भी है। आगे देखिए, आगे है आपके, इसका उचित शीर्षक भी लिखना है और ये तो आप कर ही लेंगे। इसका संक्षेपण करना है। संक्षेपण का अर्थ है कि 1/3 लाइन में करना है। अर्थात जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो इसका लगभग सारांश कितने में लिखना है? सारांश 2 लाइन में लिखना है। कितनी लाइन में? 2 लाइन में इसका सारांश लिखना है। अगला देखिए, अगला ये आपको बताया हुआ है, जैसे अपना वीडियो आज आराम से चढ़ाया हुआ है, जिसमें यानी पत्र लेखन के नाम से है। पत्र लेखन के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और इसमें लिखना क्या है? स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावली का पूर्व छात्र मानते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव को पत्र लिखिए जिसमें अपनी 12th बोर्ड की डुप्लीकेट अंक तालिका जारी करने की प्रारंभ। डुप्लीकेट अंक तालिका मंगवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को लेटर लिखना है। अगला है, अपने ग्राम में विद्युत व्यवस्था बाधित होने के क्रम में जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। आपका कोई, आप इसमें इस प्रकार का तहत इस पर आपको काल्पनिक ही नाम लिखना है अपना, और नाम जहां तक हो सके ABC या XYZ या कै इस प्रकार आप रखें तो अच्छा रहे। निम्नलिखित में से किसी एक पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। कितना? 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। और वो निबंध है कौन कौन से है? मोबाइल अभिशाप या वरदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे सपनों का भारत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, में जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इनमें से ये लगभग याद कर लेना। ये याद कर लोगे तो दूसरा भी आप आराम से लिख पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया है।
पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपके आने वाले भाइयों को भी और आने वाले समय में जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे तब भी हम हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल पॉलिटिकल हिस्ट्री और अन्य जो ज्योग्राफी है इन सभी विषयों का अध्ययन करने को आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।